नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे बजट 2026-27 में देश के छोटे और मझोले शहरों के विकास को प्राथमिकता की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में टियर 2 और टियर 3 छोटे और मझोले शहरों के विकास पर विशेष जोर दिया है। बजट में 5,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड शहरी आर्थिक क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के लिए घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचा मसलन पानी, बिजली, सड़क, परिवहन मजबूत करने और साथ ही महानगरों की ओर पलायन कम करना, साथ ही क्षेत्रीय संतुलन बनाना इसके पीछे उद्देश्य है। सरकार का मानना है कि इन शहरों में तेजी से बढ़ती आबादी, स्थानीय संसाधन और उभरता उद्योग आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देंगे। देश के विकास के लिए छोटे शहरों का विकास क्यों जरूरी है, मुद्दा आपका में छोटे और मझोले शहरों के विकास को लेकर बजट में किए गए प्रावधानों पर बात करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो महानिदेशक हैं भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली के। सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर आपका। साथ ही हम बात करेंगे प्रोफेसर PSN राव जी से, जो निदेशक हैं स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर से। राव साहब, बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर आपका। लेकिन शुरुआत सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि मुद्दा देश के विकास का है, छोटे और मझोले शहर के विकास का है। जाहिर तौर पर इस बार के बजट में सरकार ने, केंद्रीय वित्त मंत्री ने छोटे शहरों और मझोले शहरों के विकास को प्राथमिकता दी है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस मुद्दे को देखने का तरीका जो है वही है कि विकसित भारत बनाने के लिए जिस एक रिफॉर्म एक्सप्रेस की बात माननीय प्रधानमंत्री करते हैं, उसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है बजट 26-27 जी। इसमें साफ साफ से कहा गया सिटी इकोनॉमिक रीजन बनाया जाए, ताकि जो हमारा ओवर कंसंट्रेशन था मेट्रोपॉलिटन सिटीज पर, 4 बड़े महानगरों पर, उससे उठकर, उससे हटकर उनकी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए भी हम टायर 2, टायर 3 सिटीज में जाएं। कारण वहां के लोगों के एम्बिशंस कम नहीं है, वहां लोगों के पास टैलेंट कम नहीं है। वहां अगर किसी चीज की कमी है तो अपॉर्चुनिटीज की, इंफ्रास्ट्रक्चर की और इस तरह से क्रिटिकल गैप को फिलअप करने की CER के माध्यम से या टायर 2, टायर 3 सिटीज के लिए जो चैलेंज ग्रांट की व्यवस्था की गई है, इसमें इन सभी मुद्दों पर ध्यान रखा गया है। कारण डेवलपमेंट इज नॉट माइग्रेशन, इट इज अबाउट एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ इज नॉट अबाउट सेंट्रलाइजेशन, इट इज ऑल्सो डिसेंट्रलाइजेशन। देयरफॉर मैं इसको मानता हूं कि साइनिंग मेट्रोज हों, उसके साथ साइनिंग सैटेलाइट सिटीज भी हों, सैटेलाइट टाउन्स हों, ताकि हमारी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट भी हो, लोगों को रोजगार घर के पास ही मिल सके और वो खेती से भी जुड़े रहें, ताकि जो खेती से जुड़े हुए उद्योग हैं, चाहे छोटे लघु मध्य उद्योग हैं या उनकी स्किल की जरूरत है शहरों में, गांव में, उन सबकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। तो रोजगार है डोर स्टेप और डेवलपमेंट इज नॉट माइग्रेशन, इन दोनों समस्याओं का समाधान टायर 2, टायर 3 सिटीज के डेवलपमेंट से किया गया है। इसका एक नया अप्रोच जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि चैलेंज ग्रांट की व्यवस्था। कारण हम सब जानते हैं सिटीज आर इंजन ऑफ ग्रोथ। आगे कुछ वर्षों में हमारी 50% से ऊपर की GDP खाली कुछ शहरों से आएगी। ये कोई नई बात नहीं है, विश्व में ऐसा ही हुआ है, हिंदुस्तान भी उसी तरीके से चलेगा। हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट डाइवर्सिफाइड हो, ताकि लोगों को खाली मुंबई कलकत्ता और मैसूर बेंगलुरु नहीं जाना पड़े, कोयम्बटूर, लखनऊ और कटक में भी विकास हो सके। ये इसका उद्देश्य जैसे मुझे लगता है। जी जी, बिल्कुल सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, जाहिर सी बात है, जितनी बात ये सामान्य लग रही है कि छोटे शहरों का सरकार विकास करेगी, दरअसल ये सामान्य बात नहीं है। सरकार की नीतिगत में एक बड़ा बदलाव है। अभी तक जो बजट होते थे, माना जाता था कि आमतौर पर उनका फोकस बड़े शहर, मेट्रो शहरों पर होता था, लेकिन इस बार सरकार ने बजट में 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान छोटे और मझोले शहरों के विकास के लिए किया है। एक बड़ा बदलाव है सरकार की, अगर नीतिगत बदलाव की बात की जाए। प्रोफेसर PSN राव साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस मुद्दे को, आप कैसे देखते हैं इस बदलाव को कि पूरा फोकस सरकार का टियर 2, टियर 3 शहरों की ओर फोकस किया गया है बजट में? क्या कहना है आपका? बिल्कुल, ये मेरे ख्याल में एक मेजर पैराडाइम शिफ्ट है जो गवर्नमेंट का पॉलिसी में। अगर हम देखेंगे 40-50 साल पहले अगर हम चले जाएं
तो हमारे देश में 4 बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज होते थे, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। जी। फोर प्रेसिडेंसी टाउन्स हम कहते थे। लेकिन आज देखेंगे तो कुछ हैदराबाद, बेंगलोर वगैरह वगैरह, कुछ मेरे ख्याल में 15 शहर और जुड़ गए हैं इसमें। लेकिन दिक्कत क्या है कि सब लोग इन्हीं शहरों में आना चाहते हैं, छोटे शहरों को छोड़ के बड़े शहरों में लोग आ रहे हैं। उसके वजह से बड़े शहरों में दिक्कतें ज्यादा पैदा हो रहे हैं, चाहे आप पानी का दिक्कत हो, एयर क्वालिटी का दिक्कत हो, ट्रैफिक का दिक्कत हो, ये सारा प्रॉब्लम्स जो है बड़े शहर जो है अनमैनेजेबल हो रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ये जो मास माइग्रेशन इनटू बिगर सिटीज हमें रोकना पड़ेगा, और छोटे शहरों में भी हमें सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, और वही किया है इस बजट में। और इसमें अलग अलग 7 सिटी इकोनॉमिक रीजन्स को आइडेंटिफाई किया गया है। एक्चुअली इसका एक प्रीलूड है जी। वो ये है कि 3-4 बजट से पहले निर्मला सीतारमन मैडम ने, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने, एक हाई लेवल कमेटी का घोषित किया था जी। और उस हाई लेवल कमेटी का मैं कन्वीनर था। और उस हाई लेवल कमेटी में बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, हम सब लोगों ने इसमें चर्चा किया है, और उसमें उसका 2 रिपोर्ट बनाए हैं। और उन रिपोर्ट्स में हमने ये प्रपोज किया है कि ये जो सिटी इकोनॉमिक रीजन्स का ये जो कॉन्सेप्ट है, जो कई देशों में ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया है, चाहे वो जापान हो या कोई और देश हो, तो हमारे देश में भी ये करना चाहिए। और ये रीजन्स ऑलरेडी बन चुके हैं, तकरीबन शेप हो रहे हैं उस तरीके से, चाहे वो भुवनेश्वर पुरी कटक हो, या कोयम्बतूर ईरोड तिरुपुर हो, या विशाखापट्टनम के आसपास में हो। बहुत सारे ऐसे जो सिटी इकोनॉमिक रीजन्स ऑलरेडी डेवलप हो रहे हैं। तो अगर लोगों को हम इसको अच्छी तरीके से प्लान करें और लोगों को वहीं पे वो सुविधाएं उपलब्ध करें, तो हमारा एक ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड एक डेवलपमेंट हो जाएगा। और जो फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट है जी। ये ज़्यादा इवनली स्प्रेड हो जाएगा अक्रॉस द सिटी। और इसको हम कनेक्ट करने के लिए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स का भी प्रावधान किया गया है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स लगाएंगे, ताकि लोगों को ये ना लगे कि हम छोटे शहर में हैं और बड़े शहर में हमें अगर नहीं जाना है तो हम कैसे रहें। तो आप जा सकते हैं और आ सकते हैं बड़ी तेजी से। तो ये एक बहुत ही सुंदर सा एक कल्पना है, और हमें इसको अब आगे कैसा ले जाए उसके ऊपर हमें फोकस देना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा सा प्रोविजन इन्होंने दिया गया है, 5,000 करोड़, ताकि ये तो छोटा सा अमाउंट है, उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन देयर विल बी अदर सोर्सेस ऑफ फंडिंग आल्सो जो इसमें सपोर्ट होगा। वायबिलिटी गैप फंडिंग भी आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगे। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड का भी बात किया गया है। तो ये सारी चीजें हमें अभी इसके ऊपर काम चालू हो जाना चाहिए, और इसको अच्छी तरीके से प्लान करें। और इसमें कुछ प्रिकॉशंस भी हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा, ताकि हम इसको अच्छी तरह से हम कर सकते हैं। लेकिन इनिशियल रिमार्क्स तो मेरा यही है कि ये एक बहुत ही अच्छा सा ये एक रिकमेंडेशन है, जो रिपोर्ट में हमने हाई लेवल कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया है, उस रिकमेंडेशन को बजट में लिया गया है। तो हम बहुत धन्य हैं इस बात के लिए। जाहिर तौर पे प्रोफेसर राव साहब, आपसे और भी पहलू समझना मैं चाहूंगा। दरअसल विकसित भारत के लक्ष्य के लिए जरूरी है कि जो क्षेत्रीय असमानता है, या राज्यों में जो असमानता कहा जाए, मेट्रो सिटीज और छोटे शहरों के बीच जो असमानता है, अगर इसको कहा जाए, अगर विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है तो इस असमानता को, जो क्षेत्रीय असंतुलन है, उसको दूर करना होगा। सुरेंद्र त्रिपाठी जी, एक बुनियादी सवाल मेरा देश के बुनियादी ढांचे से जुड़ा है, क्योंकि जब हम छोटे शहरों, मझोले शहरों की बात करते हैं तो शुद्ध पानी मिले, बिजली मिले, सड़क मिले, अच्छा ट्रांसपोर्ट मिले लोगों को, और रोजगार के अवसर, ये 4-5 पहलू महत्वपूर्ण हैं। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बुनियादी ढांचे पर फोकस किया गया है कि इन शहरों में यह बुनियादी ढांचा ठीक किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा। क्या कहना है आपका? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये 5,000 करोड़ का जो एलोकेशन है, इट इज नॉट एन एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, इट इज ए डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट, जिसको हम कहते हैं कि सरकार का उद्देश्य क्या है। तो सरकार का उद्देश्य में यह है कि हम सिटी इकोनॉमिक रीजन डेवलप करें, हम
एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ ऑन बिग सिटीज जो हमारा मुद्दा हुआ करता था, उससे हम आगे बढ़े। रेट्रोफिट सिटी करने के लिए हमको बहुत खर्चा करना पड़ता है, लेकिन नए सिटी बनाने के लिए, नए ग्रोथ सेंटर बनाने के लिए हमारा हो सकता है आज की तारीख में 5,000 करोड़ कम लगे, लेकिन ये सीड कैपिटल के रूप में देखा जाए तो इसकी बहुत महत्ता हो जाएगी। और दूसरी बात मैं मानता हूं कि एक दिस इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, इट इज सोशल इंजीनियरिंग, कि लोग रोजगार के लिए शहरों की तरफ ना भागें, बल्कि उनके पास का सिटी उसी को ग्रो किया जाए। लेट द सिटी राइज इंस्टेड ऑफ पीपल रनिंग टू लीव देयर होम टाउन, कम टू बिगर टाउन टू चेज देयर ड्रीम्स। तो मैं इसको एक बड़े इकोनॉमिक इनिशिएटिव के रूप में देखता हूं। रही बात है कि जैसा आपने बताया कि शहरों में सुविधाएं होनी चाहिए, शहरों क्या गांव में भी सुविधाएं होनी चाहिए। 24/7 बिजली हो, 24/7 वाटर हो, अच्छी सड़कें हो, पक्की सड़कें हो, स्कूल हो, और बहुत सारे विकास के लिए साधन उपलब्ध हों। लेकिन शहरों का फायदा होता है एग्लोमरेशन ऑफ टैलेंट एंड कांग्रीगेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ये जो अपॉर्चुनिटी मिलती है शहरों में, वो गांव में नहीं मिल सकती। इसलिए शहरीकृत विकास एकमात्र साधन है त्वरित विकास का, और उसी दिशा में ये CER देखना चाहिए। और मुझे लगता है कि बहुत ही सराहनीय कदम है। जैसा कि राव साहब बता रहे थे, मैं भी जब IAPA में काम करता था तो इसी सब चीज़ों को हम लोग ध्यान देते थे। अब मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मैं जानता हूँ कि इट इज नॉट एन इकोनॉमिक प्लानिंग, इट इज ए वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। जी बिल्कुल। प्रोफेसर राव साहब, दरअसल एक बड़ा मुद्दा उठता है जब भी बात शहरों के विकास की जाती है, तो छोटे शहर, बड़े शहर, यानी मेट्रो सिटीज की बात मैं करूं तो यह कहा जाता है कि देश का जो बजट था वो बड़े शहरों तक सिमट कर रह गया, और जो बड़े शहरों पर निर्भरता थी उसने सिस्टम पर इतना दबाव बना दिया कि अब बड़े शहरों की जो आबादी है वो एक समस्या बन रही है। उसके चलते सिस्टम बिगड़ रहा है, तो इसलिए भी छोटे शहरों की ओर रुख करना पड़ेगा। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं, कितना सहमत हैं आप? बिल्कुल, मैं पूरी तरीके से सहमत हूं, क्योंकि जो हमारे जो बड़े शहर हैं ये अनमैनेजेबल हो रहे हैं। क्योंकि सारा चीज जब एक जगह पे आप कंसंट्रेट कर देते हो, उसका एक हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स जरूरत है, और वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि जब आप सारे अच्छे फैसिलिटीज सिर्फ शहर में देते हो और छोटे शहरों में नहीं देते हो, तो ये स्वाभाविक है कि लोग छोटे शहर छोड़ के बड़े शहर में आ जाते हैं। लेकिन जब आप पूरा एक रीजियन को लेके चलोगे, तो आप चाहे छोटे शहर में हो या बड़े शहर में हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपको फास्ट ट्रांसपोर्टेशन है, और सारे जो उपलब्धियां जो बड़े शहर में है वो छोटे शहर वाले भी आराम से उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं एक उदाहरण देता हूं, दिल्ली से एक हाई स्पीड रेल अभी मेरठ के लिए अभी बनाया गया है। तो अब मेरठ वासियों जो है उनको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, आप मेरठ में रह सकते हैं और दिल्ली में काम कर सकते हैं और शाम को वापस जा सकते हैं, क्योंकि आपने इतना हाई स्पीड रेल बना दिया है। उसी तरीके से अलवर के लिए बना रहे हैं, पानीपत के लिए बना रहे हैं। तो उस तरीके से रीजनल प्लानिंग जो है हमारे देश में पहले इतना इसका प्राधान्यता नहीं दिया गया है। ये पहली बार रीजनल प्लानिंग के ऊपर फोकस आ गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसे हम किस तरीके से हम इसका प्लानिंग करें, हमारा पर्यावरण का रक्षा कैसे करें, क्योंकि जब आप छोटे शहर है, बड़े शहर है, तो इसके बीच में बहुत सारा ग्रीनरी होगा, बहुत सारे एग्रीकल्चरल लैंड्स होंगे, बहुत सारे गार्डन्स, ऑर्चर्ड्स होंगे, तो इन सबको भी हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, नहीं तो वो सारे खराब भी हो सकते हैं। तो इसका पूरा प्लानिंग जो है, फिजिकल प्लानिंग ऑन द ग्राउंड, ये अच्छी तरह से होना चाहिए, इसका कानून बनना चाहिए। और ये सब कौन करने वाला है? पूरा सिटी इकोनॉमिक रीजियन को मैनेज करने के लिए एक संस्था की जरूरत है जी। तो ये सारे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नया अभी हमें तैयार करना पड़ेगा, और एक बहुत ही अलग तरीके से हमें इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो सिर्फ शहर तक वो सीमित है। लेकिन अगर हम एक इकोनॉमिक रीजन की बात कर रहे हैं, तो उसमें 5-6 म्युनिसिपैलिटीज और नगर पंचायत ये सब मिलके एक पूरा बड़ा एक रीजन बनेगा। तो हाई डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, इंटर सिटी कोऑर्डिनेशन, इंटर म्युनिसिपल कोऑर्डिनेशन, इन सारी चीजों का भी जरूरत है। तो एक बिल्कुल एक नया चैप्टर इन अर्बन डेवलपमेंट एंड रीजनल डेवलपमेंट, मोर देन अर्बन डेवलपमेंट, ये शुरू हो रहा है। तो इसमें छोटे शहरों का विकसित अभी होना शुरू हो जाएगा,
तो ज्यादा लोग जो फायदा है उसको ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही अच्छी कदम है। और त्रिपाठी जी ने एक बहुत ही अच्छा शब्द का प्रयोग किया है, सोशल इंजीनियरिंग। जो जो लोग पीछे रह गए हैं उनको भी हम कैसा मेन स्ट्रीम करें। जी जो बेनिफिट्स जो है, हम सिर्फ दिल्ली वाले और मुंबई वाले सिर्फ हमारे लिए है क्या? व्हाट अबाउट द पीपल इन द स्मॉल टाउन्स? उनके लिए कोई चीज नहीं है क्या? वो भी तो हमारे भारत देश के नागरिक हैं, उन्हें भी फायदा मिलना चाहिए। तो ये सोच जो है, ये मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छी सोच है। और उसी रास्ते में ये विकसित भारत के लिए ये जो डायरेक्शन चुना गया है, ये बहुत अच्छा है। इसमें काफी समय लगेगा, लेकिन मेरे ख्याल में शुरुआत तो हो गया है ऑलरेडी। जी जी बिल्कुल, एक विजन तो है कम से कम इस बजट में। एक दृष्टि तो सरकार ने दिखाई है कि कैसे छोटे शहरों का, मझोले शहरों का विकास किया जाए ताकि आत्मनिर्भर भारत बने और विकसित भारत का लक्ष्य हासिल देश कर सके। लेकिन एक बड़ा मुद्दा सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी यहां पर उभर कर आता है, जो राज्यों की भूमिका है। क्योंकि केंद्र सरकार ने तो बजट में प्रावधान कर दिया कि छोटे और मझोले शहरों का विकास किया जाए, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा लोगों को उपलब्ध हो, बेहतर से बेहतर उपलब्ध हो। लेकिन राज्यों की भूमिका को आप कैसे देखते हैं इसमें? देखिए, इसमें दृष्टि की बात है, दृष्टिकोण की भी बात है जी। अगर दृष्टि बदलती है कि हम शहरों का विकास जहां लोग आना चाहते हैं, जहां अपॉर्चुनिटीज हैं, हम वहां करेंगे। हम लोगों को बाध्य नहीं करेंगे आप दिल्ली, मुंबई या कोलकाता आओ तभी आप रोजगार पाओगे। ये तो दृष्टि की बात है। दृष्टिकोण की बात है कि आप जहां हो वहां अपॉर्चुनिटीज करी जा सकती हैं, क्रिएट की जा सकती हैं। आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था, नियोपोलिस और गुड़गांव में पिछले 3 साल से लगभग 30 हजार करोड़ के घर बिके हैं। 30,000 करोड़ के खाली घर बिके हैं। कारण वो बने हैं और उसको लोगों को खरीदने की क्षमता है। वो घर केवल दिल्ली में बनते तो शायद दिल्ली में ओवर क्राउडिंग होती, लेकिन दिल्ली के बाहर बन रहे हैं तो वहां लोग आज खरीद रहे हैं और उस तरह से विकास भी वहां पहुंच रहा है। सेल्फ कंटेंट सिटीज बन रही हैं। तो एक क्रिएटिव डेवलपमेंट, कारण 80% जीडीपी अब सरकार की या देश की अगर शहरों से आएगी, 50% से ज्यादा लोग शहरों में रहेंगे, तो शहर 2-4 शहरों से काम नहीं चलेगा। 140 करोड़ जनसंख्या के देश में हमें 200 शहर बनाने होंगे जो कि बड़े अच्छे हों। तो रीजन का कंसेप्ट इसीलिए आया हुआ है। और दूसरा है कि ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट की बात बहुत दिन से चल रही है। अब हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट ओरिएंटेड ट्रांजिट हो, ताकि वहां पहले उद्योग लगे, इसके बाद घर बने और लोग शांति से रहें। हमने जमशेदपुर का मॉडल देखा हुआ है। एक स्टील प्लांट बना था, वहां एक सिटी बनी। आज वहां की क्वालिटी ऑफ लाइफ इज मच बेटर देन मे बी पटना और मे बी परहैप्स एनी अदर सिटी जो बड़े सिटीज हैं। तो डेवलपमेंट ओरिएंटेड ट्रांजिट एंड ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट दोनों को इसमें ध्यान रखा जाएगा। कारण बेहतर प्लानिंग और जहां जरूरत हो वहीं ग्रोथ हो। और ग्रोथ सेंटर के लिए कहीं लिखा नहीं गया है कि इसी रीजन में हो सकता है। अगर सरकार की दृष्टि पड़े, राज्य सरकारों का दृष्टिकोण बदले, दृष्टिभंगिमा बदले, तो नीति, नियम और नियति तीनों इकट्ठा हो जाएंगे। तो 5,000 करोड़ 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाएगा। कारण लोगों के पास पैसे हैं, लेकिन पैसे खर्च करने के लिए सरकार को इकोसिस्टम बनाना पड़ता है। और उस इकोसिस्टम के लिए सिग्नलिंग वैल्यू ऑफ पब्लिक पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसा कि राव साहब बता रहे थे, राव साहब तो इसमें बहुत ज्यादा सिद्धहस्त हैं अर्बन प्लानिंग में। अब बहुत सारे उनके लेक्चर हमने भी सुने हुए हैं। हम जानते हैं कि अब अर्बन को ग्रोथ सेंटर बनाने के लिए किसी 2 शहर या 4 शहरों में कंसंट्रेट करना ठीक नहीं रहेगा। मैं एक उदाहरण दूंगा ताकि और स्पष्ट हो जाए। दिल्ली में मेट्रो बनाने के लिए, अंडरग्राउंड मेट्रो बनाने के लिए पर किलोमीटर कास्ट हो सकता 1500 करोड़ पर किलोमीटर आए। 1500 करोड़ में कटक जिले, कटक शहर के सारे जो ये रोड्स हैं फर्स्ट क्लास हो सकते हैं। अब ये प्रायोरिटी की बात है, हम कहाँ खर्च करना चाहते हैं, कहाँ नहीं खर्च करना चाहते। लेकिन सरकार ने उस दिशा में एक सार्थक कदम उठाया है बजट के माध्यम से। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इस 3 त्रिकोण को इसमें समाधान करने की कोशिश की गई है कि एजुकेशन बड़े शहरों में हो, हायर एजुकेशन हो, जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, ताकि जॉब क्रिएट हो और लोग एंटरप्रेन्योर बने। एंटरप्रेन्योर बन के खाली बड़े शहरों में नहीं, जहां उनको रोजगार दाता बने और जहां आवश्यकता पड़े वहां जाएं। कारण ग्रोथ सेंटर और जो सैटेलाइट सिटीज हैं ऐसा ही ग्रो करते हैं। एक जमाना रहा होगा, भारत की राजधानी कलकत्ता थी, तब कलकत्ता और मुंबई में कंटेस्ट था, दिल्ली कहीं था भी नहीं।
आज दिल्ली जो एनसीआर रीजन है, ये पब्लिक पॉलिसी का ही नतीजा है कि आज जीडीपी में कितना बड़ा ग्रोथ है। तो पब्लिक पॉलिसी का बहुत महत्व होता है, और बजट इज एन इंडिकेशन दैट सरकार किस तरह चाहती है भारत का विकास हो, शहरीकृत हो और शहरों के द्वारा हो, और शहरी सुविधाएं गांव में हो, प्रोवाइडिंग अर्बन अम्यूनिटीज रूरल एरिया। एक चीज और मैं हाईलाइट करना चाहूंगा बिफोर आई क्लोज, रूरल अर्बन कंटिन्यूम है। रूरल के लोग ही अर्बन में आते हैं, अर्बन के लोग ही गांव में जाते हैं, कारण उनका कोई अर्बन का कोई मूल निवासी नहीं है, सब लोग किसी गांव किसी बस्ती से आए हुए हैं। तो एक कंटिन्यूम है, इसको डिवाइड के रूप में नहीं, एक अर्बन रूरल कंटिन्यूम के रूप में देखना चाहिए। इसमें रीजन का जो कॉन्सेप्ट है, सीआर कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। धन्यवाद जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन प्रोफेसर राव साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि पर्यटन आधारित विकास, इस पे सरकार का फोकस पिछले एक दशक में खासा हुआ है, चाहे बात मैं वाराणसी की करूं, अयोध्या, मथुरा या प्रयागराज जैसे धार्मिक और पर्यटन स्थल हैं, कि कैसे रोजगार के अवसर बढ़े छोटे शहरों में और लोगों को रोजगार मिले। रोजगार एक बहुत बड़ा कारण है पलायन का। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, और इस दिशा में यह बजट क्या दिशा दिखाता है? देखिए, रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे शहरों में, और गांवों में भी, छोटे शहरों में भी। तो इसलिए रोजगार के तलाश में लोग छोटे शहरों से बड़े शहरों में आ रहे हैं, और जब बड़े शहर में आते हैं तो खर्चा भी ज्यादा बढ़ जाता है, उनको सेविंग्स भी कम हो जाते हैं। तो अभी जब इतना सारा हम सिटी इकोनॉमिक रीजन्स का डेवलपमेंट की बात हम कह रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए कि कितने सारे इसमें जॉब्स निकलने वाला है, चाहे वो इंजीनियर्स हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो, चाहे वो मजदूर हो, और बाकी अन्य जितने भी इससे जुड़े हुए हैं। हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं फॉरवर्ड लिंकेजेस एंड बैकवर्ड लिंकेजेस ऑफ एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज का, सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, बहुत से इन सब चीजों का बढ़ावा मिलेगा। तो जब इन सब चीजों को बढ़ावा मिलेगा तो बहुत सारे नौकरियां इसमें से पैदा होंगे, और तो उसके वजह से एक तो जॉब्स बढ़ेंगे और डेवलपमेंट भी होगा। तो ये दोनों साथ साथ चलना चाहिए, और शहरीकरण और सुंदर शहर भी बनेगा, सुंदर रीजन भी बनेगा। तो ये सारे साथ साथ चलते हैं। जो इकोसिस्टम की बात अभी त्रिपाठी जी ने कही है, वो पूरा इकोसिस्टम का डेवलपमेंट होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि लोग आते हैं नौकरी की तलाश में बड़े शहरों में, और बड़े शहरों में जब नौकरी नहीं मिलता है तो क्राइम बढ़ रहा है। हमारे बड़े बड़े शहरों में क्राइम क्यों बढ़ रहा है कि उसका एक बेरोजगारी जो है एक बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से ये क्राइम बढ़ रहा है। तो उसका भी घटौती होगी, ऐसा मैं समझता हूं। तो इसमें ये एक मेजर जो पॉलिसी शिफ्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी अनाउंस किया है, इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट और अर्बन डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट, इन तीनों चीजों को जोड़ा हुआ है। जब एक पूरा रीजन डेवलप होता है, एक पूरा प्रांत डेवलप हो रहा है, एक शहर मात्र अकेला डेवलप नहीं हो रहा है, तो जब ये सारा डेवलपमेंट होगा तो इसमें जो रूरल एरियाज हैं उनका भी बेनिफिट होगा। क्योंकि शहर में दूध या सब्जी या जो भी चीजें हैं, ये शहर में हम नहीं उगाते हैं, ये रीजन से आते हैं। डेली आप देखिए कि कितने सारे ट्रक्स में आपका दूध आता है या सब्जियां आते हैं, बहुत सारे सामान शहर में आते हैं। तो ये सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और जब ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो बहुत सारे इसमें नौकरियां आएंगे। तो ये इसका एक बहुत बड़ी फायदा होने वाला है। जी राव साहब, आप चुनौतियां क्या देखते हैं जब छोटे शहरों के विकास की बात होती है या मझौले शहरों की बात की जाती है? राज्य सरकारों की भूमिका एक बड़ा मुद्दा है, चुनौतियां क्या देखते हैं आप? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डायरेक्शन दिया है, एक दिशा दिखाया है, और एक सीड कैपिटल, एक फंडिंग दिया गया है। लेकिन बहुत सारे चीजें जो है ये सारे स्टेट सब्जेक्ट्स हैं और लोकल डेवलपमेंट की बात है। तो स्टेट गवर्नमेंट जब तक प्रोएक्टिव नहीं होंगे, ये हम इसको अच्छी तरह से कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें एक इम्प्लीमेंटेशन मॉडल की बात कही है, जिसमें इन्होंने बताया है कि ये एक चैलेंज मोड पर होगा, और इसमें रिफॉर्म एंड रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग मैकेनिज्म होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पैसा
वैसे ही नहीं बांटने वाले हैं। आप अपना प्रपोजल लेके आइए हमारे पास, फिर हम उसको प्रपोजल को एग्जामिन करेंगे, किस तरीके से, कितना रोबस्ट प्रपोजल आपने बनाया है, किस तरीके से आप पैसा खर्च करना चाहते हैं, किस चीज के ऊपर आप खर्च करना चाहते हैं। इसका पूरा इवैल्यूएशन कमिटीज होंगे और एक चैलेंज मोड में होगा, और इसमें से इसका फायदा क्या होने वाला है, कितने इंडस्ट्री यहाँ पे लगने वाले हैं, इसका क्या पोटेंशियल है, क्या नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और एनवायरनमेंट को कैसा आप प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसका पूरा एक जब प्रपोजल्स बनेंगे तो आप इसका एफिशिएंसी कैसा बढ़ाएंगे और इसका अकाउंटेबिलिटी कैसा होगा। और ये जो 5,000 करोड़ तो ये तो एक पोर्शन है, लेकिन जो बाकी जो वायबिलिटी गैप फंडिंग आप ला रहे हैं वो कहां से ला रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे ऑलरेडी सिस्टम में इनबिल्ट है। अगर हम इसका डिटेल्ड देखेंगे तो इसमें इंप्लीमेंटेशन मॉडल में ये चैलेंज मोड जो लगाया है ये बहुत अच्छा है। तो इसमें स्टेट्स विल कम्पीट विद ईच अदर जी। ये जो सेवन रीजन्स हम कह रहे हैं, तो इसमें काफी कंपटीशन होने वाला है, और उसके वजह से एफिशिएंसी बढ़ेगा कंपटीशन की वजह से। और इसमें कुछ रिफॉर्म्स भी जोड़ने वाले हैं ताकि इसमें हम जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से ये चीज बने। लेकिन इसमें स्ट्रेंथ यही होगा कि स्टेट गवर्नमेंट्स कितना एक्टिवली इसको पार्टिसिपेट करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है इसमें। और म्युनिसिपल गवर्नमेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम एसेट्स क्रिएट करेंगे लेकिन एसेट्स को मेंटेन भी करना है, और इसका एक रिकवरी मैकेनिज्म भी होगा, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी टैक्स और वेरियस अदर फॉर्म्स ऑफ लोकल फंडिंग ये सब कैसा करें, क्योंकि सदियों तक ये जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट करने वाले हैं छोटे शहरों में, इसका मेंटेनेंस कैसा होगा। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल राव साहब, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण पहलू है ये, क्योंकि अगर छोटे शहरों का, मझोले शहरों का विकास करना है तो स्थानीय जो इकाई है, अगर जिसे हम नगर निगम कहें, पंचायत कहें, ऐसी संस्थाओं को भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी। केंद्रीय बजट में भारत की आर्थिक रणनीति ने एक बड़ा मोड़ लिया है, जिसकी झलक इस बार बजट में देखने को मिली। अब तक के मेट्रो केंद्रित विकास के मॉडल से हटकर देश के अलग अलग क्षेत्रों पर विकास को केंद्रित करने की रणनीति पर केंद्र सरकार ने यह बजट फोकस किया है। सुरेंद्रनाथ त्रिपाठी जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। प्रोफेसर राव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हां, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।